सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इमरान खान का नजरिया करप्शन का खात्मा है। ऑपोजिशन में थे तो यही उनका नारा था, इसी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा। हुकूमत मिलने के बाद से भी इनकी तकरार यही है। 22 साल से उनकी ये जिद्दोजहद जारी है। इमरान खान जानते हैं कि नजरिया ही तब्दीली की बुनियाद बनता है, लेकिन हमारी सियासत का अलमिया यह है कि यहां सियासत का महवर नजरिया नहीं, मफादात है। मफादात अवाम के नहीं, रहबरों के मफादात। जब ये हालात हों तो फिर तब्दीली कैसे आए? यही मफादात की देग इस वक्त पंजाब में चूल्हे पर चढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। नई सियासी खिचड़ी पकाने की कोशिशें। जरा सियासी मैदान से आने वाली खबरों पर नजर डालें। जहांगीर तरीन ग्रुप बनाकर अपने हाथों से बनाई हुकूमत के सामने खड़े हैं। किस लिए? अवाम के लिए, अवामी मसाइल के हल के लिए नहीं, अपने मफादात के लिए, अपने मुकदमात के लिए। कहते हैं इन्हें इंसाफ चाहिए। ये इंसाफ क्या है ये भी मुलाहिजा कर लें। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मुतहरिक हो गए हैं। 24 घंटों में 50 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें की हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से भी मुशावरत हुई है और अब खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत और तरीन ग्रुप में मामला तय हो गए हैं। सवाल ये है, कौन से मामला तय हुए हैं? क्या चीनी बहरान में जहांगीर तरीन को NRO देने के मामला तय हुए हैं? अवाम जानना चाहते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने शुगर बहरान की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। ये तहकीकात जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखकर की गई है। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। देखना यह है कि इस रिपोर्ट के बाद मामला हल होंगे या मज़ीद मुश्किल। एक और खबर मुलाहिज़ा करें। 3 साल से खामोश बैठे चौधरी निसार भी अंगड़ाई लेकर बेदार हुए हैं। खबरें हैं कि उनका शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हो गया है। चौधरी निसार पीर को पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ उठाएंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, जिसके ताने बाने पंजाब में किसी बड़ी तब्दीली से जोड़े जा रहे हैं। इत्तेहादियों की बात करें तो काफ लीग के परवेज़ इलाही पंजाब में तब्दीली की तरदीद भी कर रहे हैं और साथ में PTI की जानिब से किए गए वादों के पूरा ना होने की शिकायत की ये टाइमिंग भी बड़ी अहम है। इन सारी खबरों के तनाजुर में पंजाब में बड़ी तब्दीली की पेशगोइयां सुनाई देती है। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? इसकी अभी खबर नहीं, लेकिन एक चीज़ जो सामने है वो ये कि शरीफ खानदान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की शेखुपुरा में ज़मीन नीलाम कर दी गई है। हुकूमत ने हुदैबिया केस भी खोलने की तैयारी कर ली है, लेकिन सवाल यह है कि तरीन ग्रुप से निमटने की क्या तैयारी और हिकमत अमली है? क्या मामलात वाकई तय पा गए हैं या नहीं? इसी से आगाज़ करेंगे। असद खरल बाबा डोगर मेरे साथ है। असद खरल साहब, ये सब आप देख रहे हैं, क्या वाकई जहांगीर तरीन साहब इतने ख़तरनाक हो गए थे? क्या वज़ीर आला साहब की दौड़ें लग रही हैं? आप जो बातें करते रहे इतने दिन से कि पंजाब में कुछ हो रहा है, पंजाब में कुछ होने वाला है, आप देखेंगे मामला बड़ी तेज़ी से होंगे। वो 24 घंटे में तेज़ी, 50 लोगों से मुलाकातें, इससे ज़्यादा तेज़ी क्या होगी? लेकिन अब ये थम गया सब। नहीं उसामा साहब, आपको और नाजरीन को याद होगा 17 मई को गालबन जो पहला ईद के बाद हमारा मंडे को प्रोग्राम था, चौधरी निसार का हवाले से, चूँकि प्रोग्राम के सेगमेंट के हवाले से मैं पूरी चीज़ें बता नहीं सका था, सेगमेंट थे और कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पर रिवील कर दी उस शॉर्टेस्ट टाइम के बावजूद। जी मैंने कहा था चौधरी निसार अली खान हलफ उठाने जा रहे हैं और किसी भी वक्त वो हलफ उठा सकते हैं, 18 मई को या चंद दिनों बाद या हफ्ते बाद। जी आपको शायद याद होगा ना? जी बिल्कुल याद। अच्छा, और मैंने कहा वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये भी मैं बताया था कि शहबाज शरीफ साहब से उनके गहरे मरासम हैं, टेलीफोनिक राब्ता हो गया। फिर मैंने ये भी बताया था कि इमरान खान साहब जो है उनके साथ वो क्लास फेलो भी हैं और उनके साथ बड़े वो पर्सनल फ्रेंडशिप भी है। जी मैंने ये भी बताया था कि वो PTI शायद ज्वाइन ना करें। ये भी आपको बताया था कि वो अपनी आज़ाद हैसियत भी रखेंगे शायद। ठीक है। अब दूसरा मैंने ये बताया था कि ये बड़ी तेज़ी से मामला होंगे, वो भी हुए। फिर मैंने कहा चौधरी बरादरान PTI हुकूमत को गिराने के हवाले से किसी किस्म की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो बयान भी आ गया कि कोई अदम एतमाद हमारी तरफ से सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने ये भी कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो चौधरी बरादरान सबसे अगली सफ़ों पे तमाम लोग बाजमात होके PTI का जो भी कैंडिडेट होगा, सरदार उस्मान बुज़दार की हद की अभी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसके हवाले से भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर सरदार उस्मान चौधरी के वज़ीर अल्लाह होते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आती है
और उसमें अगला जो कैंडिडेट है पीटीआई की जानब से सरदार उस्मान बुज़दार साहब की जगह पे कोई रखा जाता है और उसमें चौधरी बरादरान को इत्मीनान में नहीं लिया जाता, फिर गेम और तो जाहिर बात है अंडरस्टूड बात है। चौधरी निसार साहब के बारे में क्या ख्याल है? चौधरी निसार साहब के बारे में ये है, मैं फिर कहा डॉक्टर साहब इस पर कोई इम्कान वजीर आला बनने का? चौधरी निसार अली खान जो है ये होता है ना, एक तरफ आग और एक तरफ कहते हैं कंध, आगे आगे तो पीछे कंध। पंजाबी की मिसाल सुनिए ना कि मौत दिखा के जामत कबूल करना, वो जामत की सूरत हो सकते हैं। अब मुझे बताएं, दो ऑप्शन है यहाँ पे। 50 लोगों से बुज़दार साहब इससे ज़्यादा तो स्पीड नहीं पकड़ सकते। वही बुज़दार साहब जो भी सीख रहे हैं, कमाल कर दिया जी, कमाल। वही बुज़दार साहब जो कहते हैं जी मैं तो अभी सीख रहा हूँ, उन्होंने टाइम भी मुख्तस कर दिया। उन्होंने 50 लोगों से मैराथन मुलाकातें भी कर ली और स्पीड भी उनकी लग गई। जी जी, जो स्पीड पंजाब मशहूर थे शहबाज शरीफ साहब। नहीं, शहबाज शरीफ साहब इतनी देर में 50 लोगों से नहीं मिलते, वो तो 50 महीनों में 50 लोगों से नहीं मिलते थे डॉक्टर साहब। और मैं ये तो आपने जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात की, छोटी सी बात डॉक्टर साहब भी करेंगे और गालिबन सईद अकबर नवानी साहब जो है वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब भी थोड़ा सा बेसिक अगर बात इस पे कर ले तो बड़ा मजा है। अब मैं ये बात जो डॉक्टर साहब सवाल अगर इजाजत दें तो करूं। जी जी करें। डॉक्टर साहब आज की जो पंजाब की जो अद्दी अक्सरियत है, अगर काफ लीग आज भी अलहदा हो जाए तो क्या पीटीआई की हुकूमत पंजाब में कायम रह सकती है? छोटा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए 10 वोटों का तो फर्क है सारा, वो 10 वोट है काफी, ठीक है, नहीं रह सकती। अब तो 27 वोट तो जहांगीर थी। अच्छा वो उसको छोड़ दे डॉक्टर, सवाल मजेदार है, मजेदार आम लोगों को समझाने के लिए। आपको मुझे तो पता है ये अगर चाहे काफ लीग तो वो गिर सकती है हुकूमत किसी वक्त भी। और काफ लीग अगर पंजाब की सवाल अगर मरकज में भी हिले हरकत करे तो जिस तरह उनके मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स हैं पीपल्स पार्टी के साथ, जरदारी साहब के साथ उनके अच्छे तल्लुकात हैं, अगर डिच किए, अगर इमरान खान साहब के वो बार बार कहते हैं तमाम तर तहफ़्ज़ात के बजाय मोहन सलाई साहब ट्वीट करते हैं, बिल्कुल सही, उन्होंने कभी वजारत नहीं मांगी। डॉक्टर साहब आप शिकायत तो तब भी की है। अच्छा खलील साहब मैं दोबारा आता हूं, मुझे एक सवाल बाबा डोगर साहब से पूछने दें, इजाजत दें। बाबा डोगर साहब ये बताएं कि ये जो अचानक तब्दीली आई है, ये जहांगीर तरीन साहब का प्रेशर चला है? फैसल वाडा का ये कहना कि एक इंस्पेक्टर की मार हो, और इसी तरह दीगर मेंबरान का प्रेशर कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, या जब शाह कुरैशी साहब का जो बयान आया वो, आपको क्या लगता है कि किसका दबाव काम कर गया? ये जो मामला कहा जा रहा है नाहली बुज़दार साहब की, बुज़दार साहब की नाहली काम खा गई है और पीटीआई की हुकूमत की नाहली। ये जो खेल है ना, ये अब स्टार्ट हुआ है, बिल्ली चूहे का खेल अब स्टार्ट हुआ है। ये जो कह रहे हैं ना कि वो तो कह रहे हैं कि मामला तय सर नहीं तय हुए, आप देखेंगे कि ये ना बैठ जाएंगे और ये हर एक स्टेप नए दिन के साथ एक स्टेप आगे जाएंगे। मैंने क्या कहा, ये जो ग्रुप है ना, ये अब बिल्ली चूहे का खेल अब स्टार्ट हो गया है। कल जो है सईद अकबर नवानी और उनके कुछ लोग जो हैं वो कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम ताहिर खुर्शीद से मिले और वहाँ पर उन्होंने अपनी डिमांड जो है उनने पूछी है कि जी आपकी डिमांड्स क्या हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन और सीएम जो है इनकी आपस में मीटिंग भी करवाई जाएगी। तो चीजें जो है ना, ये एक डिमांड का नाम लिया है आपने, सईद अकबर नवानी साहब रुकन पंजाब असम्बली में है, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के अहम रहनुमा भी हैं, और इन्हीं की तरफ से ज़ाहिर है ये बातें भी हैं, पार्लिमानी लीडरशिप भी हो रही है दोनों तरफ, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं हमारे साथ। नवानी साहब बहुत शुक्रिया। ये जो तासुर है कि पंजाब हुकूमत काम नहीं कर रही, ख़ासतौर पे आप लोगों के काम नहीं कर रही और अफसरान आपके काम नहीं कर रहे, इसलिए ये सारा ग्रुप बनाया गया है कि ये काम आपके नहीं हो रहे थे, असल मकसद ये था ग्रुप बनाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ डॉक्टर साहब, जो आपने फरमाया मैं इससे कतन इत्तेफाक नहीं करता कि हमने को ग्रुप बना लिया। ग्रुप पहले मौजूद था, आप ख़ुद अपने चैनल्स पे तरीन का ग्रुप को नाम दे के आप पुकारते रहे और आप इसके साथ आप हमेशा इसको अनाउंस करते रहे। हमने ना कोई नया ग्रुप बनाया, ना नई कोई बात की। हम उस दिन खाने पे इकट्ठे हुए, उसी ग्रुप को रीऑर्गेनाइज़ किया और उसका एक शेप बना दी ताकि कल को कोई आदमी अपने तौर पे बात ना करे। ये दोस्तों की राय थी कि हम जब इकट्ठे हैं, हम ख्याल और इसी पार्टी में रहना है, इसी पार्टी के साथ है, तो हम इसको एक बेहतर शेप दे देते हैं। वही थोड़ा सा चेंज आई है जो शायद बाद में कोई इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। लेकिन हमने जो आपने कहा कि अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट आनी थी, जानी थी, उसका हमारा उस रिपोर्ट के साथ कोई ना वास्ता है, ना हमने
कोई गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया है, ना हमने अच्छा, गवर्नमेंट अब अभी उसामा साहब या डोगर साहब वो बता रहे थे, मैंने भी पहले ये बताया कि जो नवानी साहब या जहांगीर तरीन ग्रुप है, आपको अब समझ आ गई कि वो कभी भी इमरान खान साहब के साथ नहीं जाएंगे। और अब जो बेसिकली उन्होंने ये ग्रुप को यूनिटी का एक नाम दिया है ताकि ये बगावत का जो अंसर है वो ना आ सके और लोग ये ना समझे कि ये पीटीआई हुकूमत के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है या गद्दारी हो रही है। एक तरफ तो काफ लीग की 10 लीडर वो साथ खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो लोग हैं एक बड़ी तादाद है पीटीआई के अंदर से जो आवाज़ें उठी हैं एहसास महरूमी की, इसी हवाले से उनसे सवाल भी कर लेते हैं कि पार्लिमानी, मेरे ख्याल इसी हवाले से शायद वो वजाहत कर देंगे कि पार्लिमानी पार्टी के जो अंदर एक अलग ग्रुप बनाना और ये कहना कि हमारी सीटें अलग कर दी जाए, क्या ये बगावत नहीं, या कि बगावत को रोकने के लिए एक यूनिटी के तौर पर, ताकि सबको एक, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को एक टोकरी के नीचे या परों के नीचे रखती, क्या इसका मतलब नवानी साहब ये हो सकता है? इस हवाले से ज़रा वजाहत कर दीजिएगा। नहीं, ये जो अफसरा तैनात करने की बात है, इस पे तो मेरा इत्तेफाक नहीं है कि अभी डिप्टी कमिश्नर हैं, डीपीओ हैं, ये गवर्नमेंट अपने तौर पे करती है ना। मैं नहीं समझता कि कभी किसी भी एमपीएमएनए के कहने पे उन्होंने कहा हो। शायद कोई किसी अफसर की उन्होंने शिकायत की हो करप्शन की या उनकी इर्रेगुलरिटीज़ की, तो वह शायद वो चेंज हुआ हो, लगाने की मैं बात नहीं करता। दूसरी बात है कि पंजाब गवर्नमेंट ने, मुझे 35 साल हो गए एमपीएस की बात, जब सबका हुकूमतों में हम होते थे थोड़ी बहुत रिजर्वेशन होती थी और इस तरह की एहतजाज और कंप्लेंट पहले भी होती थी, अब भी होती हैं, और जब होती हैं तो वही हमने उसी अपनी गवर्नमेंट को कहना होता है, उसी के साथ ही झगड़ना होता है, उसी के साथ ही कंप्लेंट करनी होती है। पहले हम इंडिविजुअल करते थे, अब हमने उसी इस ग्रुप को एक शेप दे दी। अब हम एज आ ग्रुप उनके सामने अपने मुतालबात या अपनी बात करेंगे। और हमारी बात जो सबसे मैं आपको अहम बताता हूँ, मैंने जिस एमपी की जो बात उनके मुंह से सुनी है, उनकी बात हमेशा अपने हलकों की डेवलपमेंट की होती है, अपने हलकों की बेहतरी की होती है और अपने ज़िले में कोई बेहतर और बड़े प्रोजेक्ट या मेगा प्रोजेक्ट की ख्वाहिश होती है जिससे उस इलाके की डेवलपमेंट हो और लोगों के लिए। लेकिन साहब नवानी साहब, ये जो पंजाब असम्बली के अंदर आपने दरख्वास्त दी है कि हमारा एक अलहदा पार्लिमानी ग्रुप बना दिया जाए, क्या ये बगावत नहीं है कि जनाब हमें अलहदा सीटें दे दी जाएँ? तो पार्लिमानी ग्रुप तो पहले एक मौजूद है, तो फिर आप कौन सा पार्लिमानी ग्रुप जो है वो मांग रहे हैं? क्यों अलहदा सीटें मांग रहे हैं? मैंने मीडिया पे भी देखा है, हमने ना अलहदा सीटों की बात की है, कभी बात हमारे ग्रुप में भी इस तरह की बात नहीं हुई। और मैं इतनी दफ़ा एमपीए रहा हूँ, इतनी दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि एक पार्टी में रहते हुए हम उस पार्टी में अलहदा पार्लिमानी पार्टी की सीटें मांगें या पार्लिमानी हेड की लिए अलहदा सीट मांगें। ना हमने ये सोचा, ना हमने ये बात की, ना हम ये करने वाले हैं। अच्छा, ये तो आपकी अपनी चूँकि जमात थी और तरीके इंसाफ तो बनी इसलिए थी कि लोगों को इंसाफ दिया जाए, लेकिन आपके तहफ़्फ़ुज़ात है कि जहांगीर तरीन के साथ ही इंसाफ नहीं हो रहा जिसने इस जमात को मजबूत करने में बड़ा किरदार अदा किया। गलत तब हो जब हमने ये सोचा हो, जब हमारी डिस्कशन हुई हो। इस बात पे हमारी ना सोच है, ना डिस्कशन है, ना हमारी ख्वाहिश है। अच्छा जी। अच्छा, अब नवानी साहब जिस तरह देखें ना, अब बहुत सारी उसामा साहब ये भी हमें देखना चाहिए कि हमने इसलिए रिस्पॉन्सिबल एक जर्नलिज्म कर रहे हैं, बोल न्यूज़ का यही एक वतीरा है प्रोग्राम। अब पता चला का भी कि क्या कि जो इस तरह बेपरकियाँ उड़ा रहे हैं कि परसेप्शन उनका जो है वो दुरुस्त हो सके और जो चीज़ वो कहना चाह रहे हैं उसको तोड़ मरोड़ के ना किया जाए। अब मामला ये है कि ये तहरीक इंसाफ जो बनी थी, वो तो तहरीक इंसाफ बनी इसलिए थी कि इंसाफ दिया जाए, लेकिन आज वही पार्टी जो है वो इंसाफ मांगने के लिए उसको ग्रुप बनाना पड़ रहा है। और उनके अपने जिस तरह आपने फरमाया कि डेवलपमेंट्स के जो काम नहीं हो रहे या तफजात है, उसके लिए एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर, और फिर कल जो मुलाकात भी हुई प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, क्या ये तफसात दूर हो गए और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो तासर दिया, इस हवाले से भी ज़रा वजाहत कर दीजिएगा। रेजर्वेशन इसमें है कि आप किसी भी पार्टी में, कहीं भी दूसरी पार्टियों में भी हम उनके गवर्नमेंट के साथ भी रहे हैं, अपोजिशन में भी रहे हैं, और जहाँ देखा है ग्रुप पार्टी में हमेशा छोटे मोटे ग्रुप्स होते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है।
असल वजह ये हुई कि क्योंकि जहांगीर तरीन साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। जब डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इलेक्शन ना लड़ो, बंदा खुद इलेक्टेड ना हो, तो उसकी जब गवर्नमेंट होती है तो उसमें उतनी से नहीं रहती। कुछ लोग ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी या हमारी जो बात थी वो यही थी कि जो वहाँ कुछ लोग हैं जो जहांगीर तरीन को पसंद नहीं करते या उनके साथ कोई अदावत है, वो एक साजिश करके उनके ख़िलाफ़ इस तरह के एलिगेशन लगा के और उन्होंने ये कार्रवाई की। और मैं डोगर साहब आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमने पूरे मामलात को देखा है। जो स्कैंडल शुरू हुआ चीनी का, उसकी ना कोई FIR है, ना उसका कोई इल्ज़ाम है, ना उसका कोई बात है। या मनी लॉन्ड्रिंग के जो 7-8 साल पहले जो उन्होंने अपने एक अजीज़ को कुछ अरब रुपए दिए, उनकी कंपनी डेड थी चलाने के लिए, और वो भी डिक्लेयर्ड हैं इनकम टैक्स में भी और टैक्स पेड है। तो वो तो जब अदालतों में जाएंगे तो इंशाल्लाह उसका फेयर होगा। लेकिन हम यही चाहते थे कि जो बातें इनकम टैक्स में डिक्लेयर हैं, जो उनकी हर चीज़ टैक्स पेड है, तो उस के ऊपर कैसे केस हो सकता है। अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन होता तो इनकम टैक्स को होता, मतलब इनकम टैक्स वालों को होता, वो उनके सब्जेक्ट थे। मतलब ये FIA जब उनके नहीं थे, ये हम ये समझते थे कि ये मेलाफाइडी अटेंशन के साथ ये बनाए गए हैं। और मुझे यकीन है कि जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट आनी थी, मुझे 100% यकीन है कि अली ज़फ़र साहब एक बिल्कुल फेयर और अपराइट आदमी है। और अगर उसने ये समझा कि ये गलत है तो गलत लिखेगा। और मुझे यकीन है कि अगर उन्होंने कहा कि नहीं ये सही है, तो अगर वो तरीन साहब के ख़िलाफ़ भी जाएगा तो वो लिखेगा। वो किसी प्रेशर में या किसी के दबाव में नहीं आएगा। चाहे हम 40 के बजाय 80 हो जाएं, वो नहीं आएगा। अगर वहाँ जितने को ताकतवर हों और उनको कहें कि ये उनके ख़िलाफ़ गलत लिखो, तो वो नहीं लिखेगा। जो रिपोर्ट जो भी आएगी, चाहे तरीन के ख़िलाफ़ भी है, तो मैं कम अज़ कम नवानी साहब तो चले दबाव में नहीं आएगा। जब उसकी रिपोर्ट आएगी उस वक्त देखी जाएगी। लेकिन जो उस दिन मीटिंग हुई जिसमें आपको पार्लियामानी लीडर बनाया गया, उस दिन ये तासुर दिया जा रहा था कि जैसे अब आपका टारगेट चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उस्मान बुज़दार है, और उसके साथ साथ उस दिन अच्छा खासा उसको टारगेट किया गया। अगले दिन आप और आपके जो मिनिस्टर हैं वो जाके ताहिर खुर्शीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके साथ मुलाकातें कर रहे थे, और वो उस चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ये इंप्रेशन भी दिया गया कि जैसे आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर कर दिए गए हैं। तो फिर इसका मतलब ये कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। रिजर्वेशन दूर होने के लिए डिस्कशन होती है, जैसे कोई दोस्त बैठते हैं। लेकिन रिजर्वेशन जो दोस्तों की हैं, जब वो असल कंसर्न कॉर्नर से डिस्कशन होगी, वहाँ बातचीत होगी, तो मुझे यकीन है कि ये रिजर्वेशन ये जो हैं नवानी साहब, सईद अकबर नवानी साहब, आपका मौक़िफ़ सारा सामने आ गया। आप देखते हैं कि आगे इस पर फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। तो इस हवाले से हम डिस्कशन भी करेंगे। अभी हमने बात करनी है चौधरी मोहम्मद बूटा साहब से भी, कुछ देर में हम बात करेंगे उनसे, जिन्होंने कि जायदाद ख़रीदी है नवाज़ शरीफ साहब की। तो हमारे साथ वो भी थोड़ी देर में होंगे। लेकिन नवानी साहब, एक सवाल उससे पहले जो बड़ा अहम है जी, असद। अच्छा नवानी साहब, एक तो ये मैं अली ज़फ़र की जो रिपोर्ट किया है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। अली ज़फ़र की रिपोर्ट वही है जो अभी आपने बताया, और वही रिपोर्ट है जो FIA ऑलरेडी कोर्ट में कह चुकी है। वाकई आप सही कह रहे हैं, टैक्स में वो डिक्लेयर्ड इनकम है जो आपने दामाद या दीगर रिश्तेदारों को दी, और टैक्स का ही मामला है, और FIA वहाँ से बैकआउट कर। अब ये खबरें ये भी आ रही है कि CM से मुलाकात उनकी होने वाली है, और इस हवाले से रब्ता भी कर लिया गया है। इसमें क्या हकीकत है? और अली ज़फ़र साहब तो पहले FIA बैकआउट कर चुकी है, और जहांगीर साहब यही तो कह चुके हैं पहले कि जनाब मेरे खिलाफ शुगर के हवाले से एक बात भी नहीं है, और मैं सबसे ज़्यादा टैक्स देता हूँ। अभी तक इसकी कोई मुझे इन्फॉर्मेशन, कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं, इस तरह की बात है
कोई अच्छा नवानी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि आपका पूरा ग्रुप जो है एक फर्द वाहिद को बचाने के लिए लगा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? फर्द वाहिद को बचाने के लिए नहीं है, फर्द वाहिद को इंसाफ दिलाने के लिए है। अच्छा, और ये फैसल वाडा साहब का जो बड़ा एक बयान आ गया है, एक तो ये कि जी एक SHO की मारा सारा ग्रुप, ये बात भी है, फिर ये कि जी बजट में वोट नहीं डालेंगे, ये बड़ी खबरें आ रही हैं। उससे तो फिर हुकूमत हिल के रह जाएगी कि आप लोग अगर बजट में वोट आपने ना डाला, और नून लीग से भी आपके राब्ते हैं, इन तमाम हवालों से आप क्या कहेंगे? मतलब अगर इसी तरह की सोच ना होती तो इस तरह के हालात पैदा होते। ये लोग इस तरह के मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी अच्छी बसीरत की बात है या ये कोई ऐसी बात है जो की जाए इस लेवल के बंदे से, जो फेडरल मिनिस्टर के लेवल के लोग हैं, जो फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, वो कहें कि SHO की मार हैं। यहाँ सियासी लोगों में बड़ी सकत होती है। वो अंग्रेज़ों का ज़माना नहीं है कि SHO की सफाई की मार है। अब मीडिया है, हर चीज़ है, जहाँ अब SHO और वो इस तरह के लोग कुछ नहीं कर सकते ना। ये बात उनको करनी चाहिए अगर उन्होंने की है। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात भी आपके राब्ते हैं, बजट भी आप पास नहीं होने देंगे। मैं डोगर साहब ये आपसे गुजारिश करूं कि ये हमारी गवर्नमेंट खुद इसको बनाया है। उनके साथ हमारे किसी सब्जेक्ट पे इख्तलाफ हो सकता है, उनके साथ हमारी डिस्कशन हो सकती है, हम उनके साथ बैठ के इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बजट बहुत बड़ा एक इवेंट है। पूरे सूबे का अगले साल का निज़ाम चलना है, जिसको हम समझते हैं, जिसको तमाम MPA समझते हैं। हमारी ना इस तरह की कोई डिस्कशन हुई कि हमने बजट पास नहीं होने देना या हमने नहीं करना। ये मुझे यकीन है कि अगर इतने आदमी अगर सोच लें कि ये बजट पास ना हो तो बजट नहीं पास हो सकता, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, ना हमारी डिस्कशन है, ना हमारी नीयत है और ना ऐसा होगा। सईद अकबर नवानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे चौधरी मोहम्मद बूटा साहब, जो कि खरीदार हैं मियां नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़मीनों के। क्यों उन्होंने ज़मीनें खरीदी, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, इसकी क्या वजह थी, और ये अब कौमी ख़जाने में पैसे जाएंगे, ये वक्त आना था। ये बहुत बड़ी खबर है, वरना किसी की ज़रूरत नहीं होती है काम करने की। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चौधरी मोहम्मद बूटा साहब से, कहीं मत जाइए। अब पता चला। अब पता चला। बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन आखिरकार मियां नवाज शरीफ की जो ज़रई ज़मीन थी शेखुपुरा में, वो नीलाम हो गई। और हद तो ये है कि नीलामी में ख़रीदार भी सामने आ गए, वरना ऐसे लग रहा था जैसे कौन ये जुर्रत करेगा, कौन सामने आएगा। मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, और वो तो फिर ये भी सबको पता है कि बाद में आके भी दोबारा ले जाते हैं अपनी चीज़ें, लोगों से छीन लेते हैं। बड़े बड़े केसेस भी थे अदालतों में चल रहे। चौधरी मोहम्मद बूटा साहब हैं हमारे साथ, हैं जनाब बराह रास्त, जो कि ख़रीदार हैं, जिन्होंने ये मियां नवाज शरीफ की ज़रई ज़मीन ख़रीदी है, और इसकी सबसे ज़्यादा इन्होंने बोली लगाई, और ये तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज़्यादा पर एकड़ ये ज़मीन इन्होंने ख़रीदी है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चौधरी मोहम्मद बूटा साहब, ये किस लिए आपने ज़मीन खरीदी? क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म हो तो आपको डर नहीं लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, या एक कुछ लोग कहेंगे जी आपने कोई शोहरत की वजह से या नवाज शरीफ की कोई नफरत है जिसकी वजह से खरीदी? क्यों खरीदी ज़मीन? नहीं जी, ना शोहरत की वजह ना खरीदी तो ना नफरत की वजह ना खरीदी जी। हेलो जी सुन रहे हैं, तुम दसो फिर क्यों खरीदी ज़मीन? तानू अच्छी लगी, किस तरह गए, किस तरह पता लग गया? ना शोहरत की वजह ना खरीदी, ना नफरत की वजह ना जी। ज़मीन जी है इनका पता लगा सी नीलाम हो रही है, खबर चली सी, असी जाके सलाह करके अपने दोस्तां ने तो सारे ने मशवरा करके, तो सब तो वड्डी अदालत मेरे रब दी, डरना तो रब कोलों आ जी, बंदे किसी को की डरना है जी। अच्छा चौधरी साहब, ये जमीन की बोली लगी, मैं चूंकि उत्थे लोकल फिरोज वटवा और वारपटा ननकाना शेखपुरा के सारी जमीनों के रेट भी जानना, तो यह जमीन तुसीं लई है, ये 6 होर भी खरीदार सन तुहाडे समेत, ये जमीन को तुसीं बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं लई, और ये जमीन का प्रोसेस जारी गल है, तुसीं एक ट्रांसपेरेंट शफाफ प्रोसेस और हर बंदे का
ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਲਾ ਵਟਵਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਟਵਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਟਵਾ ਕੁੱਲਾ ਵਟਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਾਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਇਹ ਕੁੱਲਾ ਵਟਵਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਟਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਲਾ ਸੜਕ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ? ਸੜਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ 8ਵੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੰਟ ਵੀ ਹੈ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਮੱਕੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਟਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਰਾਈਟ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਿਲਾਮੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਕੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਪੜਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਜੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਸਰ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਡਰ ਜਾਂ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ? ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੌਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਬੇਲੌਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਗੱਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੂ ਸਨ, ਭੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਟੂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਵੱਟੂ ਵਾਲੇ ਵੱਟੂ ਸਨ? ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟੂ ਬਰਾਦਰੀ ਕਾਸ? ਹਾਂ, ਵੱਟੂ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਵਾਈ ਹੋਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਓਗੇ ਇੱਥੇ? ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਗਲਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੱਥਾ 220 ਫੁੱਟ ਦਾ 8-18 ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਰਕਬਾ ਆਂਦਾ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਅਗਲਾ ਕਿੱਲਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਾਂ ਦੀ 352 ਕਨਾਲ ਆ, ਇਹਦੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਫਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੰਟ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਬਾਕੀ 2 ਹੋਰ ਘਰ ਅਲੱਗਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਜੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ 1/3 ਔਰ 2 ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀ ਰਕਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ 2 ਮਰਬੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੀ ਜਨਾਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਰ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਈ ਬਿਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੂਬਲ ਖਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ? ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਜੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੰਗੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਨਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣ ਲਈ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਲਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨਾ ਨਾ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, 100 ਸਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਤੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਨਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਨਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ पाकिस्तानी अवाम की तरफों बोल रही उसके 11 करोड़ और 11 लाख रुपया मोहम्मद चौधरी मोहम्मद बूटे के बारे तो पाकिस्तान के सरकारी खजाने च हुकूमत पाकिस्तान च आया। इस वास्ते दोबारा फिर दो हत्थां नाल सलूट तुहानूं। नवाज शरीफ ते वड्डे वड्डे वकील आने ने, बड़े तुहानूं बड़े लोगों डराया भी होना, बड़े लोगों डराया भी होना भी 11 करोड़ ते 11 लाख झोंक दिते जे, तो पता चले शरीफ फैमिली दे वड्डे वड्डे वकील ते अज तक इन्हां दी जायदाद नीलाम नहीं होई। ते चौधरी मोहम्मद बूटा ध्यान ना करी गल, ते मैं कहना इस वास्ते 11 लाख 11 करोड़ खजाने च आए। असीं सलाम कर रहे हैं। हां जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना। हुक्म करो हुक्म। मां दे पेटों पैसिਆਂ ਦੇ ਬਰੀਫਕੇਸ ਨਾਲ, मैं मां ਦੇ पेटों ਬਰੀਫਕੇਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ, काले पैसे वाला बंदा नीलामियां पैसे लैके नहीं आता। चौधरी मोहम्मद बूटा, अगर तू रिज़्क़ हलाल आपने ना कमाया होता तो आप 11 करोड़ लेके ना आते कि जनाब ये है ज़मीन दें। जी 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 बूटा साहब, आप बताएं। आप नहीं, अल्लाह के फजल नाल जी सारे दोस्तों की, हाँ जी, जिन्ने भी असी नाल हैं जी, सारिਆਂ ਦੀ मिहनत मजदूरी और टैक्स पेयर हाँ। अल्लाह के फजल नाल मैं 10 करोड़ रुपया 7.5 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈਟ अपना करवाया और हर साल 10-15-20 ਲੱਖ रुपया टैक्स देना। ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਤੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੇਵਰ ਸ਼ੇਵਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। पेट चौक के कपड़ा नहीं लैंदे, ओके ओके मैनूं पता है, इतबार भी आ रहा और अल्लाह दे फजल ओके ओके पहुंचे जे। इस वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, मैं लोकल ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, लेकिन लोगों ने ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਖਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਜੇ ਤੇ ਦਿਓ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਮੈਂ 12 ਚਾਹਨਾ। ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। दूसरी गल ये आ कि अल्लाह ताला मतलब हुण अदालत या हुकूमत सानू इनकी अप्रूवल दवे, अप्रूवल दे के साडे कोलों पैसे लवे ते लैके सानू कब्जा दवे। अल्लाह ताला दुआ करो साडे भी बच्चों के नसीबां ते साडे लई ये जिहड़ी खैर बरकत वाली होएगी। असीं तुहानूं कब्जा मिल गया, हुकूमत अदालत ने दे दिता, असद खैर तो हाज़र है ते फिरोज वटवा तो अस डंका वजदा है, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਬੂਟਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਝੋਨਾ ਉੱਥੇ ਝੂਲੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਉੱਤੋਂ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ। उस तो बाद फिर मजीद 15 दिन का टाइम देंगे, बकाया 50% देंगे। वो तो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। तुम अपनी पनीरी शरीर लाओ तो अपने गड्ढा शड्ढा सुट्टो ते झोना लाने की तैयारी करो, टूल है तो सीधा पतरा करो। मैं तो गारंटी बै के कर रहा। पनीरी साडी जी जी पनीरी साडी नज़दीक ही है जी, जमीन उत्थे गड्डी हुई है, 2 किले 11 किले वध गए गड्ढनी तुसी। जी जी
पूरा जवाब आ जी, गया। अच्छा कोई नहीं इंशाल्लाह गड्डांगे जी। ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਦਾਇਮ ਬਾਈ ਫੜ ਤੜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ। ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ कि वो आके तुहानू कह रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, की गल्लां कर रहे हैं तुहाडे नाल खानदान दे लोग या इलाके दे लोग जिहड़े तुहानू माशाअल्लाह जानदे ने? हाँ जी, बस अजीब ही है, अल्लाह दा फजल है। मतलब मैं कोई 35 साल तो कारोबार करना पिया, प्रॉपर्टियां छोटे मोटे लैन देन हुंदा रहा, लेकिन अज वाली प्रॉपर्टी दी ते अजीब ही कफीयत आ। इस तो पहला मैं हुसैन कलोनी फेज 2 दे 2 प्लाट लए सी, वो भी बोली च लए सी, लेकिन इन्नी मुबारकबाद नहीं सी आई। आज तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद प्रोग्राम बोल न्यूज़ ना पूरी दुनिया में चौधरी मोहम्मद बूटा ते ऐसा डंका वजा तेरा बूटा लगा पूरी दुनिया में तेरे फोन आ गए और लोग कहणगे जम्मिया बूटा भाई ऐसा पट के लाया सो कि आज तक दोबारा पट्टेगा नहीं कोई ना शरीफा दा। बूटा साहब वोट किनू दिता सी? चलो दुआ जी, वोट किनू दिता सी, किहड़ी पार्टी नू सपोर्ट करदे हो तुसी? ईमानी कुरानी मैं पार्टी नाल नहीं, साडे पिंडां दी आपस दे विच सियासत हुंदी ते वोट मैं वैसे नून लीग नू पाया सी। कैसी गल है, वोट फिर भी नून लीग नू, कैसी गल है? नून लीग दा नशा बड़ा है कि मेरा नाम सब तुसी वोट मैं नून लीग नू पाया सी। ये गल हां जी, ये सच्ची गल तुसी कीती, मैनू तुहाडा क्यों झूठ क्यों मार? तुहाडा बिहार में जानना, मैं लोकल बंदा डॉक्टर असलम खरल मीरापुर वाला, पता जेने जानदे जे कि नहीं, मैं उनदा पुत्तर हां, इस वास्ते मैं वो सारे जानते जे ते तुहाडा डंका मैं इस वास्ते झूठ नहीं सी बोल सकते। वेरी गुड, तुसी ते साडे हमसाया जी। ते फिर इस वास्ते मैं कहना कि चौधरी बूटे ने ऐसा बूटा पटिया उन्हां दा ते बोल नहीं उसदी वजह ऐसा डंका वजया है। तुसी झोने की तैयारी करो, पनीरी मेरे को कट जाए तो लै जा जे, ते बाकी बट्टू अपने वरजाम के हसन के ते नंबरदार के। जी 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 जी, वो सारी पनीरी असीं देवांगे। जी 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 बोलो। जेड़ा बंदा एक सोमा साहब असकर जो या डीसी जेड़ी कमेटी दे बंदे ने ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਫੜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਾਲੀ ਕਰੋ। ठीक सर, ठीक सर, हाँ बेफिक्र हो जाओ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ बोल न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी मोहम्मद बूटा साहब थे और आपने उनकी बातें सुनी, बड़े सादा से आदमी हैं और आप देखें कि हमारे साहब के बिल्कुल हमसाए निकले हैं, उनके वालिद साहब को पूरा इलाका जानता था, उस वजह से। तो जनाब अब देखते हैं, माजी में हमने इस तरह से नहीं देखा, वो खुद भी हैरान है कि लोग किस तरह से सराह रहे हैं इस चीज़ को, इसलिए कि कोई सोच नहीं सकता था, बड़ा मुश्किल काम है। तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और खबरों पर डिस्कशन होगी। अब पता चला। अब पता चला। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है और ये हंगामी इजलास है, गैर मामूली इजलास है और सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले खिताब किया है। हर कोई फ़लस्तीन के हक़ में बोल रहा है ज़्यादातर, लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ अमरीका आपको अब तक नज़र आया, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में। चीन इस पर बोला, अमरीका को यानी मैं तो कहूँगा छितरौली की कि क्या है, तुम्हें इंसानी हकूक़ फिर कहाँ नज़र आते हैं। तो ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। शामुल कुरैशी साहब गए, वज़ीर ख़ारजा तुर्की के भी साथ उनके गए, फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा, चाहता तो नहीं था अमेरिका या इसराइल के ये हो सके, लेकिन बहरहाल जनरल असम्बली का इजलास बुलाना ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फ़तह है। ये इजलास अभी चल रहा है और जो ही अगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शामुल कुरैशी साहब भी से खिताब करेंगे तो हम कोशिश करेंगे बराह रास्त भी आपको दिखाएं। ये चल रहा है। बाबू डोगर साहब, ये अगर डिप्लोमेटिकली देखा जाए ठीक है, जाहिर है कि चाहते तो ये है कि वहाँ लोग मर रहे हैं, आप यहाँ बातें कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं, आप फौरी जंगबंदी करवाएं। और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, मैं देख रहा था रॉयटर्स की खबर है कि जी इन प्रिंसिपल सीज़ फायर की तरफ एग्रीमेंट चला गया है, अब बाकायदा एक तहरीरी शक्ल में भी आगे सामने आएगा। तो अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी मुतालबा किया है कि इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए, मगरबी किनारे में जारी तशद्दुद को हमें रोकना होगा, ये यूएन सेक्रेटरी जनरल कह रहा है। तो ये एक बड़ी एफर्ट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। उसामा साहब, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है और उसमें मैं पाकिस्तान का बड़ा अहम और कलीदी रोल है। जिस तरह से शामुल कुरैशी उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ना वो फौरी तौर पर तुर्की जा रहे हैं, उनका रब्ता तुर्की के साथ था, उनका रब्ता फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ था, उनका रब्ता बाकी मुस्लिम ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा उनके साथ भी था। जिस तरह से ये इकट्ठे न्यूयॉर्क गए और जिस तरह से फ़लस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर को साथ लेके गए, तो इसमें पता चल रहा है कि कौन से ममालिक जो हैं जिन्होंने ये एफर्ट की और चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन उसामा साहब, इसमें सबसे अहम रोल देखें, यहाँ पर तो यूएनओ में जो भी इस पर एक मुश्तरका अलामिया इनका सामने आएगा
वो तो होगा, लेकिन इसको इससे स्टेप आगे जाना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। जो इसराइल जो है वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से फ़लस्तीनियों पे जुल्म सितम कर रहा है, ये जो इतने लोग मर गए। कल हमने उनके जो एक सफारतकार को लिया हुआ था, डिप्लोमेट को लिया हुआ था, वो कह रहा था कि इन पे जंगी जराइम के तहत इन पे केस होना चाहिए, नेतन्याहू जो है उसका ट्रायल होना चाहिए। जो इनोसेंट लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी शहादतों को रायगा नहीं जाना चाहिए। और फिर ये कि जब इसराइल का दिल करेगा वो इस तरह से वो एक बदमाश हाथी की तरह ये चढ़ दौड़ेगा निहत्थे लोगों पर, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हमास है, जो फ़लस्तीन के लोग हैं, उनको भी अपना डिफेंस करने का राइट है। जो ये यूरोप कह रहा है कि जी इसराइल को अपना डिफेंस करने का राइट है, हमास को भी राइट है, उनको भी असला खरीदने की इजाज़त होनी चाहिए, उनको भी असला रखने की इजाज़त होनी चाहिए। उन बेचारों के पास तो इंडिजिनस लोकल बने हुए मिसाइल थे, आधे मिसाइल उनके अपने ही गिर गए, पता नहीं कैसे वो पहुँचे। उनको भी लेटेस्ट जदीद हथियार जो है रखने की इजाजत होनी चाहिए। ये क्या है कि एक तरफ दुनिया के सबसे महंगे हथियार और दूसरी तरफ निहत्थे लोग बेचारे, कहीं भी नहीं देखा गया तारीख में। इवन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान की भी अगर आप सूरत हाल देखें, उनके पास मतलब चले वो जहाज मिसाइल थे, बल्कि उनके बाम्बू पकड़ के भी वो मार रहे होते थे। उनके अपने लोकल मिसाइल थे, खुद कई धमाके करते थे, उनके पास मिसाइल फेंके हुए, दुनिया की फोर्सेस खड़ी हुई हैं। रशिया का जो असला यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, छीना हुआ था, उनके पास तो बहुत वाफर था ना अफगानिस्तान के पास, जो नेटो फोर्सेस के लिए। असद खलील साहब, एक चीज ये है कि अभी देख रहे थे कि ये बयान भी आया रूस के वजीर खारजा का कि अब यानी मजीद हम इजाजत नहीं दे सकते। ये उनका बयान आया है कि बस काफी हो गया, अब हम मजीद सिविलियन कैजुअलिटीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन कह रहे थे? रूस के वजीर खारजा, रशिया वाले जी, रशिया वाले। तो ये मौत पड़ गए इस्लामी इस्लामी मालिक को। यही मैं हैरान हूं। बात तो ये होगी कि पाकिस्तान का तो कोई स्टेक उस लिहाज से नहीं है कि पाकिस्तान तो फटा डाल रहा है। पाकिस्तान तो बाद एक गैरतमंद एक इस्लामिक कंट्रीज है जो पहली और सातवीं जो एटमी कंट्री है। ये कहा यह जाएगा कि तो पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक कभी बना ही नहीं इसराइल से, ना बनता है नहीं, ना हमारा सफारत खाना ना कुछ। लेकिन जिन ममालिक के हैं, अभी यूएई ने हाल ही में किया और ममालिक हैं, असल मसला तो उनके लिए पाकिस्तान जाके जो मर्जी कहता रहे, बुरा भला कहता रहे इसराइल, वो तो ऐसे बहस के आगे बीन बजाना, इसको कहते हैं बहस के आगे बीन बजाना और दीवार को टकरे मारना। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टकरे मार रहा है, उसको पता है ये मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हर जगह पे वो शोर गौगा कर रहा है। मुझे बताएं कि जो इजराइल की जो पट्टी है, जिस तरह वो फलस्तीन के अंदर दाखिल हुए, जिस तरह ऊंट कहते हैं ना कि उसको जगह दे, हमसाए अरब लीग, अच्छा हमसाए अरब लीग, ओआईसी, उसको तो मैं नाम, मैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी जख्मों पे नमक चढ़कर ऊपर नींबू छोड़ इतना भी नहीं कर सकते कि उनसे खत्म कर दें। अब पाकिस्तान को जी आप तो दावा इसलिए कर रहे हैं कि आपके पहले ताल्लुकात नहीं है, आप सब कहेगा इसराइल से खत्म कर देंगे, हमारे तो है नहीं। डॉक्टर साहब आप कितनी सादगी से कह रहे थे कि हमास को असले की बावजूद कि पाकिस्तान के हवाले से फलस्तीन की पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से हमेशा इंडिया के फेवर में रही। इसके बावजूद कि फलस्तीन ने आज तक कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, इसके बावजूद कि फलस्तीन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया, इन सारी चीजों को इग्नोर करके हम पूरी तरह से अपने फलस्तीन के भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। हमारा वजीर खारजा 2 दिन तुर्की और उसके बाद न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है। मेरा सवाल तो ये है कि वो अरब ममालिक जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, वो अरब ममालिक जो इसराइल का फ्यूचर का नक्शा है उसमें मिस्र का हिस्सा है, उसमें सऊदी अरब का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं है, डर रहे हैं। वो क्यों डरे हुए हैं, वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं, डरता मरता क्या ना करता अपनी एजेंसियों की वजह से, जो उसमें डूबे हुए, जिसमें वो गर्क हुए हुए। अब मुझे ये बताएं, इतनी सी वो जगह है, चारों तरफ अरब इस्लामिक कंट्रीज है ना, यानी उसको सांस भी नहीं ले सकता। पानी, हवा, फजा, जमीन, आसमान, हर जगह जो है उसमें 1-2% भी उसका नहीं बनता। अब मुझे बताइए इससे ज्यादा एक मैं क्या कहूँ, मैं लफ्ज इस्तेमाल क्या करूँ? यानी देखें, मुझे ये बताएं, अब तुम्हारी बारी भी आ सकती है। आप कितने ये बताएं, ग्रेटर इसराइल का नक्शा ये ममालिक भी है, अब मुझे ये इंतजार कर रहे हैं कि तरफ सुन ले, मैं इसका मिसाल भी देता हूँ। अभी इन्होंने कहा फलस्तीन हमारी, उसने नहीं कभी की इंडिया की। कछुआ और जो है बिच्छू की आपने कहानी सुनी है कि जब कछुआ देखा कि बिच्छू जो है डूब रहा है, उसने ऊपर बिठा लिया, आगे जाके उसने डंग मारा उसको। उसने कहा यार ये ज्यादती की, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, डूब रहे थे। उसने कहा मेरी फितरत है, नेचर कैन नॉट बी चेंज। उसने कहा ठीक है, डुबकी लगाई, उसने कहा मैं डूब रहा हूँ। उसने कहा मेरी यह मसला आदत है, तो मामला ये हम अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ग्रेटर किसको नहीं पता, डॉक्टर साहब, ग्रेटर इसराइल का किसको नहीं पता
ग्रेटर का सबको पता है, लेकिन वो तो अपनी अजाशियों में चूर है। मुझसे ले ग्रेटर, वो डरते क्यों है? बिल्ली और कबूतर का कभी हमने देखा कबूतर क्यों मरता है बिल्ली से? उड़ सकता है ना, क्योंकि बिल्ली को देख के, और रैबिट भी आपको पता ही है, वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेती है। रैबिट भी बिल्ली से ज्यादा भागता है, उछल कूद करता है, कबूतर भी है। लेकिन इसलिए ये सारे मुल्क जो है वो नहीं, हम देखिए मैं अपने सारों की बात कर रहा हूँ। अब देखें कितने ममालिक हैं, मिस्र की बात देख लें, और कितने ममालिक हैं, इतने इस्लामी 57 ममालिक हैं। चले सऊदी अरब को या अब हमें पता है, या यूएई की छोड़ दें, उनको दूर बैठे हैं, या उनके अपने डायनामिक्स है। बाकी जो 53 मुल्क है ना, वो मुल्क जो है वो कहाँ है? कितनी उन्होंने मेडिसिन दी है, कितनी उन्होंने एड दी है, कितने लोगों ने उनके हक में वोट दिया है। क्योंकि जाहिर ये भी बातें देखनी है, डायनामिक्स भी देखनी है। एक अगर ताकतवर चौधरी आपके सर पे बैठा है तो आप उसके खिलाफ उफ करेंगे तो आप तो अपना दिफा करना मुश्किल हो जाएगा आपको। ये मामला है। तो दुगर जो दूर के जो अमेरिका अगर और मालिक है, वज़ीर ख़ारिजा शाम कुरैशी साहब ने कहा जी सिर्फ एक मुल्क अगर वो यानी जिस तरह से पीछे खड़ा है, जिस तरह अमेरिका है, अगर वो थोड़ी सी लचक दिखा दे इसराइल के खिलाफ, लचक से दिया कि अमेरिका अगर इसराइल से हट जाए, के गुंडा विटो कर दिया उसने, वो तो गुंडा आज 2 मिसाइल गिरा दे, अमेरिका के फोर्सेस वहां पहुंच जाएंगे, यूएन को रेजोल्यूशन के बगैर पहुंच जाएंगी वहां पे इजराइल की हेल्प के लिए। डोगर साहब सादगी के लिए कह रहे हैं, सादगी से कह रहे हैं कि जनाब हमास को असला दिया जाए, हमास को इजाजत दी जाए। सर दो रियासत को इजाजत कौन देगा? चीन का भी यही बयान है कि ये मामला तभी हल हो सकता है जब दो रियासत हल जो है उसको अपनाया जाए। और वो कह रहे हैं कि बैतुल मक़दस जो है ये भी फलस्तीनियों के पास भी हो, और हत्ता कि इसराइल कहता है नहीं सारा हमारे पास होना चाहिए। नंबर 1। दूसरा है कि 2 रियासत तो फिर तो वो काम होगा जो बाबर डोगर साहब कह रहे हैं, रियासत की अपना होता है, अपनी फोर्स होती है, चले फौज नासिक को पुलिस कोई महकमा अपना तो हो, सब कुछ तो इसराइल के पास है। बहरहाल इस पर हम इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में भी कोशिश करेंगे कि ज़रूर बात करें। चूँकि अब हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।